नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। फ्रांस में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला नेशनल फ्रंट की उम्मीदवार मेरीन ली पेन और लोकतांत्रिक समाजवादी इमैनुअल मैक्रोन के बीच माना जा रहा है। फ्रांस में पहले चरण के मतदान के नतीजों में इमैनुअल मैक्रोन को 23.7% वोट मिले, जबकि मेरीन ली पेन को 21.7% वोट हासिल हुए हैं। मतदाताओं के सामने कुल मिलाकर 11 उम्मीदवारों का विकल्प था। अब इन दोनों के बीच दूसरे दौर का मुकाबला 7 मई को होगा। सोशलिस्ट नेता और मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसोवा ओलांद दूसरा कार्यकाल नहीं चाहते थे, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। फ्रांस की राजनीति में 60 साल से दखल रखने वाले मुख्य दक्षिणपंथी और वाम दलों का कोई भी उम्मीदवार पहली बार इस मुख्य मुकाबले में नहीं पहुंच पाया है। पिछले 15 सालों में पहली बार मेरीन ले पेन के नेतृत्व वाली कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट के जीतने की भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं। ओपिनियन पोल्स में उदारवादी इमैनुअल मैक्रोन को उन्होंने कड़ी चुनौती दी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस का ये चुनाव आखिर फ्रांस के लिए कितना महत्वपूर्ण है और ख़ासकर जो यूरोप का पूरा भविष्य है और जो उनकी विचारधारा के स्तर पर जो दिशा है, आखिर उसको किस तरह से हमारे सामने रखेगा और कितना तय करेगा। मेरे साथ शिवशंकर मुखर्जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत हैं और यूरोप को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। शीतल शर्मा है मेरे साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, JNU में यूरोपियन स्टडीज़ खासकर पढ़ाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर हैं, संपादक हैं हार्ड न्यूज़ मैगजीन के और वो भी इस पूरे क्षेत्र पर काफ़ी नज़र रखते हैं। और भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। अम्बेसडर मुखर्जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बताइए फिलहाल कि फ्रांस पर जो है न सिर्फ यूरोप की और फ्रांस की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है। भारत भी इस पर खासकर काफ़ी नज़र टिकाए हुए है कि क्या वाकई फ्रांस के नतीजे जो हैं वो काफ़ी हद तक यूरोप की पूरी तस्वीर बदल देंगे। फ्रांस आखिर इतना अहम क्यों है और ये चुनाव इतने अहम क्यों हैं? ये मेरे ख्याल जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो आज वर्तमान स्थिति है उसकी वजह से फ्रांस का जो ये चुनाव हो रहा है उसका जो महत्ता है वो सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं, जैसे आपने कहा यूरोप के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और अगर यूरोप के लिए है तो फिर दुनिया में उसका, पूरे विश्व में उसका असर तो पड़ेगा। देखिए, ये कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये एक जो राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग का जो वेव सा चल रहा है वेस्ट में, जिसके नतीजे आप देखते हैं ब्रेक्सिट में, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में, हॉलैंड में फ़िलहाल जो इलेक्शन हुआ बड़े ही स्लिम मार्जिन से जो एक्सट्रीम राइट के कैंडिडेट थे वो हारे। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने ने उन्होंने खुद ही अपने चुनाव एक स्पीच में बोला था कि हॉलैंड जो है वो क्वार्टर फाइनल है यूरोप के भविष्य के लिए, सेमीफाइनल फ्रांस में होगा और फाइनल सितंबर में होगा जब जर्मनी में एंगेला फ्रेंकेल चुनाव में फिर से एक बार इलेक्शन में उतरेंगी। इस बार सेकेंड राउंड में मरी ले पेन जो एक्सट्रीम राइट विंग की हैं वो पहुंची हैं, जैसे आपके रिपोर्ट ने कहा है 21% से थोड़ा ज़्यादा वोट लेके, और 23% एक नए खिलाड़ी जो एक ही साल में उभर कर आए हैं, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि अभी फेवरेट माना जाता है। लेकिन 21 और 23% का जो फासला है वो रन ऑफ में उसको आंकड़े के हिसाब से कहते हैं 40-60 का चांस। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर आप देखें पोल्स में क्या हुआ ब्रेक्सिट में, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में और भिन्न भिन्न जगहों में, हमारे देश में भी मैं मरी ले पेन को राइट ऑफ नहीं करता, क्योंकि जो 11 कैंडिडेट्स में जो अब हट गए हैं, 9 कैंडिडेट हट गए हैं, उन्होंने तो सबने मिल के कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन को वोट दीजिए, हम हट के उनका साथ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फॉलोअर्स सब इमैनुअल मैक्रोन के साथ आ जाएंगे। पीपल आर नॉट लाइक शीप। तो अभी भी मेरे ख्याल से कुछ भी हो सकता है। चांसेस आर, जैसे कि पोल्स के हिसाब से और सभी कमेंटेटर्स के हिसाब से, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन जीतेंगे। उसका नतीजा ये होगा कि यूरोपियन यूनियन का जो भविष्य है खतरे में नहीं, उतना खतरे में नहीं रहेगा जितना होता अगर मरी ले पेन आती, तो जो टोटली एंटी यूरोप हैं, एंटी यूरोजोन हैं, यूरो करेंसी, यूरोप, एंटी इमिग्रेशन, द होल जो पूरा राइट विंग का एजेंडा है। इमैनुअल मैक्रोन उसके खिलाफ हैं, प्रो यूरोप हैं, लिबरल हैं। और उनका अगर जीत होए, जैसे कि उम्मीद है,
तो मेरे ख्याल एक बहुत ही लंबी सांस लेगी दुनिया की ये राइट विंग वेव जो है वो काफी सेमीफाइनल तक कम से कम हार गई है और फाइनल में आ गया पता नहीं क्या शीतल होगा। शर्मा, ये बताइए कि आप इस चुनाव को किस तरीके से देख रही हैं? ये चुनाव बेहद दिलचस्प भी है और बहुत डराने वाला भी। यहाँ इस हद तक भी कहा जा रहा है कि दरअसल जिस तरह के सर्वे हो रहे हैं, लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, ज़्यादा होशियार हो गए हैं, सर्वे में अपनी बात वो नहीं कहते हैं। और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के बाद ये बात बार बार कही जा रही है कि मतदाता दरअसल जो कि शर्मिंदा है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर का भय जो है इतना मजबूत है, वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए आतंकवाद या जो भी वजह रही हैं, जो राइट विंग के सर्च की वजह है, उनकी वजह से इतना परेशान है कि वो छिप कर वोट डाल रहा है। क्या ये छिपा हुआ वोटर फ्रांस में भी है? आरफा, ये इलेक्शन 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि राइज ऑफ राइट विंग जो वर्ल्ड ओवर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन यूएस में, या आप समझ लीजिए बाकी और कंट्रीज़ में, या आप यहाँ से भी देख लीजिए एशिया में या फिर यूरोप में कुछ कंट्रीज़ में, जो इसको कंसिस्टेंट राइज या वोट शेयर बढ़ता जा रहा है। दूसरा रीज़न उसका ये है कि बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ इमिग्रेशन, अप्रवासियों की वजह से, सीरिया से जो पलायन हुआ है लोगों का, उनका यूरोप में घुसने की वजह से एक इशू ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, जो 2 तरीके के गुट हो गए हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, उसके कारण एक अजीब तरीके की सामाजिक संरचना आ रही है जिसमें विभिन्न गुटों के बीच में काफ़ी तनाव है। तो दूसरा कारण है इसका फेलियर ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। और तीसरा कारण है कहीं ना कहीं फियर ऑफ ब्रेग्जिट। जो ब्रेग्जिट से एक धक्का लगा था, पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन की नींव हिल गई थी, वो कहीं ना कहीं ला मेरे पेन के चुनाव या चुनने जाने के बाद कहीं एक फ्रेग्जिट की ओर ना ले जाए। उसका कारण क्या है कि ब्रेग्जिट भले ही हुआ, उसने थोड़ा बहुत यूरोपियन यूनियन के पिलर्स को डेंट किया, थोड़ा धक्का मारा, पर वो उसको क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया, वो उसे गिरा नहीं पाया, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। पहला कि ब्रिटेन कभी यूरोजोन में नहीं था, उनकी अपनी करेंसी थी, और दूसरा ब्रिटेन शेंजन एरिया से भी बाहर है, वो कॉमन उसमें नहीं था। तो किस चीज़ के ऊपर नुकसान हुआ? सिर्फ जो अप्रवासी वहाँ थे या जो ब्रिटिश लोग बाहर की कंट्रीज़ में 28 मेंबर देश में काम कर रहे थे। अब जब बात होती है हार्ड ब्रेग्जिट की, तो इन्हीं लोगों की बात आती है कि लेबर का क्या होगा, क्योंकि बाकी 2 फ्रंट्स पे तो ब्रिटेन बाहर है। पर अगर सोचिए कि फ्रेग्जिट हो जाता है जहाँ यूरो है, और आप समझ लीजिए जो शेंगन एरिया का सबसे मेन और यूरोप का दिल कहा जाता है, यूरोप का दिल कहा जाता है, जो 3 मेंबर स्टेट्स हैं उसमें 2 जर्मनी और फ्रांस, जो दोनों यूरो यूज़ करती हैं, शेंजन एरिया है जहाँ पे इतनी बड़ी इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, आप इसको रिवर्स कैसे करेंगे? तो आप अगर कहते हैं कि ब्रेग्जिट एक छोटा मोटा झटका था, तो ये तो एक मेजर भूकंप जैसा आ जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को लेते हुए कहीं ना कहीं एक फियर सिर्फ फ्रांस में नहीं है, लोगों में यूरोपियन यूनियन की जो यूनिटी बनाना चाहते हैं। जैसे कि दोनों जो नेता हैं हमारे, एक पोलर ऑपोजिट हैं कैंप के, एक प्रो ईयू है, एक एंटी ईयू, एक एंटी इमिग्रेंट है, एक प्रो इमिग्रेंट है, एक लिबरल है, एक नहीं है। तो जो भी इन बातों पे फूक फूक के कदम रखना चाहेगा कि हम ब्रेग्जिट के उससे सीखें, ब्रेग्जिट से क्यों सीखें? तो हम चुनाव से भी ज्यादा एक तरह का रेफरेंडम होने जा रहा है। रेफरेंडम है। अब ब्रेग्जिट से क्यों सीखे लोग? जब ब्रेग्जिट हुआ तो रातों रात ब्रिटेन में जो जिस इमोशनल सेंटिमेंट पे ब्रेग्जिट हुआ था और नेगेटिव रेफरेंडम गया था, अगले दिनों उन्होंने यू टर्न मार लिया कि भाई इतनी जल्दी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और इमिग्रेंट्स का तो रहना ये होगा वो होगा। जब ऐसे हालात में एक बार ऐसी भी समस्या आ गई थी कि शायद दोबारा रेफरेंडम होगा, आपको याद होगा तकरीबन 30 लाख लोगों बाद में लोग गूगल पर सर्च कर रहे थे ब्रिटेन में कि आखिर होता क्या है ब्रेक्सिट, ब्रिटेन में होता क्या है, मतदान के बाद वो भी, और क्या हम इस वोट को वो कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये देखिए कि क्या लोगों ने, फ्रांस का वोटर इतना एजुकेटेड है कि वो ब्रिटेन से सीख ले पाएगा। दूसरा ये कि अगर ये हो जाता है तो मल्टीकल्चरलिज्म जो फेलियर था उसको कहीं ना कहीं और मजबूती मिल जाएगी कि जो गुटों के बीच में अलगाववाद हो रहा है, जो अस वर्सेस देम हो रहा है, एक कल्चर दूसरे कल्चर को फोबिया की तरह देख रहा है, जैसे इस्लामोफोबिया, तो उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा और देश की जो शांति सुरक्षा की नींव है वो बिल्कुल ही अस्थिर हो जाएगी। संजय कपूर जी, ये बताइए, फिलहाल जो मरीन ले पेन हैं, जिस तरह के वादे वो कर रही हैं, पूरे तौर पर जो है वो यूरोप के खिलाफ, यूरोपीय यूनियन के, ग्लोबलाइजेशन के, लिबरलिज्म के भी खिलाफ नज़र आ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि आप ये फैसला कर लीजिए कि किस तरह की जो है वो असंतुलित तरीके से मुकाबला कराया जा रहा है आपका बाहरी आने वाले लोगों से, आतंकवाद को लेकर लगातार बातें कर रही हैं। वही रटे रटाए जो हैं वादे और इरादे उनके हैं, लेकिन फ्रांस के फिलहाल जो मद्देनज़र जो इनके सामाजिक और आर्थिक हालात हैं, और ऐसे में इस तरह की जो कैंडिडेट हैं उन्हें इतना वोट मिला है, क्या आप ये कह सकते हैं कि अगले राउंड में जो है वो मजबूत होकर नहीं उभरेंगी?
मुझे ये नहीं लगता कि मरी लपेन कुछ ज़्यादा कर पाएंगी। जो इस समय प्रिडिक्शन आ रहे हैं, अब की बार पहली दफ़ा पोलस्टर्स थे वो फ्रांस के बारे में बिल्कुल सही साबित हुए। उन्होंने पहले कहा था कि इमानुएल मैक्रोन और मैरी लपेन उभर के आएंगी, दोनों उभर के आए। और उनका ये भी है ना आकलन है कि जो फाइनल राउंड होगा 7 तारीख को, उसमें 60 और 40% का मेरे ख्याल से अंतर रहेगा। तकरीबन 20% से इमानुएल आगे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मारी लपेन प्लेटो रीच कर चुकी हैं, खासकर इस वजह से कि लोगों में इस बात का खौफ था कि मारी लपेन को अगर वो जीत जाती हैं तो पूरा फ्रांस क्या यूरोपियन यूनियन की जो पूरी व्यवस्था है उसमें काफ़ी बदलाव आएगा। वो कोई चाहता नहीं था। मैं एक आध इंटरव्यू देख रहा था फ्रांस 24 पे, उसमें दो महिलाएं थी जो कि मेरे ख्याल से अमेरिका से यहाँ फ्रांस में आई थी, फ्रांसीसी महिला थी, और उन्होंने कहा था कि ट्रंप की जीत के बाद उनको लगा कि यहाँ पर ट्रंप या ट्रंप के क्लोन को यहाँ पे जीतने की मौका नहीं मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा बड़ी मुस्तैदी के साथ उन्होंने काम किया उसको हराने के लिए। तो अगर आप देखिए मरी लपेन को, जबकि इनकी सबसे बड़ी उनको जो सपोर्ट मिला है वो टेरर अटैक्स के बाद मिला है। तकरीबन 250 लोग पेरिस में मरे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर टेरर अटैक्स में। परंतु आप उनका सपोर्ट देखिए, मुख्य जितने भी शहर हैं ये फ्रांस के, वहाँ पे इनको 5% से ज़्यादा वोट नहीं मिला है। इनको जितना भी सपोर्ट मिला है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में मिला है। तो मुझे संभावना नहीं लगती है कि मरी लपेन ज़्यादा कामयाब हो पाएंगी। इमानुएल को बाकी और पार्टीज मेरे ख्याल से मैलेकॉन को छोड़ के, जो कि अल्ट्रा लेफ्ट या एक्सट्रीम लेफ्ट के हैं, उनको छोड़ के तमाम जितनी और पार्टियां हैं उनको सपोर्ट करेंगी। ये अपने आप में वैसे एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो दोनों है ना यहाँ पे नाकामयाब रही। उनको इतने कम वोट मिले और उनको ऐसी शिकस्त मिली कि उनको समझ में आना चाहिए कि उनमें क्या समस्याएं थी, उनको क्या करना पड़ेगा। पर अगर आप देखें जिस तरीके से रैली अराउंड कर रहे हैं इमानुएल के इर्द गिर्द, उसमें मेरी लपेन को मेरे ख्याल से कोई संभावना नहीं उनके जीतने की। ऑल्दो एक आध अखबारों ने और मैगजीन ने कहा है कि मरी लपेन के जो सपोर्टर्स हैं वो कहीं ज़्यादा पैशनेट हैं उनको जिताने के लिए, और संभवतः वो लोग है ना इनको करेंगे। पर मुझे लगता है कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स थी उसने अपना प्लेटो टच कर लिया। अब यहाँ से इसकी गिरावट चालू होगी। हॉलैंड में हारे ये लोग, फ्रांस में हारे, और भी जगह हारेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से गिरावट शुरू होगी। कुछ जानकारी ये कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँच पाए यूरोप जैसे इलाके में, ये बहुत बड़ी बात है। और साफ तौर पर ये बता रहा है कि यूरोप का समाज जो है वो कितनी तेज़ी से बदल रहा है, कि जिस यूरोप ने इतना खून खराबा देखा है इसी विचारधारा की वजह से, वो आज जो है वो उस विचारधारा के नुमाइंदे को वोट दे रहा है। फिलहाल शशांक जी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। शशांक जी ये बताइए कि फ्रांस में फ़िलहाल जो देखा जाए सुरक्षा के जिस तरह के हालात हैं, आतंकवाद को लेकर जो डर है, एक तरह से गढ़ बन गया है फ्रांस आतंकवादी हमलों का, लगातार आर्थिक हालात जिस तरह के हैं, मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में आपको जो दक्षिणपंथी नेता हैं मरीन ले पेन, उनको कितना सपोर्ट मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? और ख़ासकर ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ मैं कि जो दोनों जो पारंपरिक पार्टियां हैं बड़ी, उनके बाहर होने की वजह आप क्या देखते हैं? आपने ये जो मरीन ले पेन का बोला है, तो उसी की वजह से ये बड़ी पार्टीज जो है उससे बाहर होती चली गई हैं, क्योंकि आतंकवाद के मसले पर वो कोई खास एक्शन नहीं ले पाई थी। बल्कि कई देशों में और कई स्कॉलर्स में ये माना जाता था कि कई मायनों में वही जिम्मेदार भी थी कई तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने में। इस तरीके से डिस्टेबलाइज हुए हैं मिडिल ईस्ट के देश, और वहाँ से लोग जो है रेफ्यूजीज निकल कर आ रहे हैं, वहाँ से नए नए ताकतें उभर कर आ गई हैं। तो ये सब वो कहते हैं कि इसमें कहीं काफ़ी हिस्सा जो है, जो बड़ी पार्टी अभी तक यूरोप के देशों को रूल करती रही थी, उनका भी इसमें काफ़ी पार्ट था। इसमें अमेरिका में तो खैर उन्होंने बोला ही है, ट्रंप ने भी। तो पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मरीन ले पेन जो है उनको बहुत इससे मदद मिली, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। और जैसे ब्रिटेन में या अमेरिका में या और भी देशों के अंदर राइट विंग पार्टीज का थोड़ा सा आगे बढ़ना हुआ, नेशनलिस्टिक प्रोटेक्शनिस्ट फीलिंग्स बढ़ी हैं। तो लेकिन अब मेरे ख्याल से फ्रांस में अब इस तरह का बैलेंस, जिस तरह से मैं मानता हूँ कपूर साहब ने जो कहा है कि 60-40 का पॉसिबिलिटी है, और अब सब लोग जो है जुड़कर देखेंगे कि फ्रांस को बिल्कुल ही यूरोप से बाहर ना निकालें, साथ में लेके चलें। और जो ब्रिटिश नेगोशिएशन होंगे उसमें फ्रांस जो है यूरोप की तरफ से बातचीत करे, नेगोशिएशन करे, बजाय इसके कि वो मरीन ले पेन तो फिर वो ब्रिटेन की तरफ से नेगोशिएशन करने को तैयार हो जाते हैं। एम्बेसडर मुखर्जी ये बताइए फिलहाल कि 39 साल के इमानुएल जो कि
सिर्फ 12 महीने का उनकी ये पूरी चुनावी प्रक्रिया है। ओलांद के जो हैं वो सहयोगी थे, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक पार्टियां जो हैं वो बाहर हो चुकी हैं। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो स्टैब्लिशमेंट वाली जो बात आ रही है, जो अमेरिका में भी था कि जो लोग स्टैब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को हम बाहर करेंगे, क्या आपको लगता है कि पश्चिमी देशों में बहुत दूर, कहाँ अमेरिका के जो है यूरोप तक हम पहुँच गए, लेकिन वो जो एक सेंटिमेंट नज़र आ रहा है, वो जो भावना है वो लगातार बनी हुई है? काफ़ी हद तक मैं ये मानता हूँ कि ये सही है, क्योंकि देखिए फ्रांसवा ओलांद का जो सरकार है बहुत ही अनपॉपुलर बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने तो पहले ही अनाउंस कर दिया था, इज़ नॉट सीकिंग री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो इनफैक्ट उन्होंने अभी फ़िलहाल ही में मेरे ख्याल इमैनुअल मैक्रों के लिए सपोर्ट जताया है और कहा है कि मैं इमैनुअल मैक्रों को ही वोट दूंगा, लेकिन खास उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल इमैनुअल मैक्रों सोचते होंगे कि आप चुप रहें तो अच्छा है। बिल्कुल सही है कि देखिए ये जो पॉपुलिज्म है जिसके लिबरल्स खिलाफ हैं, मैं खुद कहता हूँ कि पॉपुलिज्म बहुत ही डेंजरस मामला है, लेकिन पॉपुलिज्म बढ़ती तब है जब एक सेक्शन होता है पॉपुलेशन का, चाहे वो गलत भी हो, लेकिन वो सोचते हैं कि उनके मुद्दे सरकार देख नहीं रही है, डिस्कस नहीं कर रही है। और अगर वो फॉर इंस्टेंस इमिग्रेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बोल पड़े, हमारी नौकरियां चली जा रही हैं वगैरह, ये जो राइट विंग एजेंडा है, तो उनको सिर्फ धिक्कारा जाता है, उन पे थूका जाता है कि तुम लोग ये हो, वो हो, राइट विंगर्स हो। लेकिन ये उनके लिए बहुत ही रियल मुद्दे हैं। तो और ये इसके वजह से जब चुनाव का वक्त आता है, इनके साथ कलेक्टिवली ये लोग बैकलैश में आते हैं। आपने सही कहा, वो पोलस्टर को चाहे बताएं या ना बताएं, लेकिन एक बैकलैश होता है। ये बिल्कुल इसी तरह का बैकलैश डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुआ था, बिल्कुल इसी तरह का बैकलैश ब्रेक्सिट में हुआ था। और जैसे शीतल ने बताया, अगले दिन सब रो रहे थे कि हमने क्या कर दिया, क्यों नहीं गए खिलाफ वोट करने के लिए, रिमेन के लिए वोट करने के लिए। तो ये कारण है, ये जो एलीट एक इम्प्रेशन बन जाता है कि ये जो एलीट लिबरल लोग हैं रियलिटी से बिल्कुल डिवोर्स्ड हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे जो दर्द हैं वो समझते ही नहीं हैं। तो इसलिए ये जो राइट विंग वो नहीं कहते, ये लोग हैं हमारे दर्द को समझते हैं, कुछ टफ एक्शन लेंगे, यूरोप को हटा देंगे, हम अपने देश को एक गढ़ सा बना लेंगे, फ्रांस फॉर द फ्रेंच, ब्रिटेन फॉर द ब्रिटन्स। जैसे यूके इंडिपेंडेंस पार्टी ने बोला था, दिस इज आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ब्रिटेन फॉर द ब्रिटिश, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट। तो ये एक रिस्पॉन्स है और इनका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने इनकम्बेंट्स को तो हटा दिया है। लेकिन जैसे एम्बेसडर शशांक ने बोला या जैसे संजय ने भी बोला, वहाँ तक ये बात मेरे ख्याल नहीं पहुँची है कि टोटल यूरोप के खिलाफ एक मूड बदल गया है। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ता है, लेकिन वहाँ तक अभी नहीं पहुँची। जो यूरोपियन वैल्यूज थी, उनकी जो करेंसी थी, उनकी जो मूल्य था, उनका लगता है आपको कि कोई ऐसा नेता नहीं है? देखिए, उस पर धब्बा जरूर पड़ा है, उस पर डेंट जरूर पड़ा है, लेकिन यूरोपियन वैल्यूज जो हैं, उसको खरीदने वाले लोग नहीं, उसको मानने वाले लोग। ये दो तरफा बैटल है, एक अपना नेशनलिस्टिक जिंगोइस्टिक वैल्यूज, मेरा देश, एक यूरोपियन वैल्यूज, इसमें एक क्लैश है। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल फ्रांस में और मेरे ख्याल आगे बढ़ के जर्मनी में, ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं यूरोप के, अभी तक मेरे ख्याल से इस हद तक मामला नहीं पहुंचा है कि यूरोप को तोड़ दिया जाए, हम अपने अपने रास्ते चलें। जी, शीतल शर्मा, ये बताइए फिलहाल कि काफ़ी हद तक ये भी माना जाता है कि दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जिस तरह से पूरा यूरोप बनाया गया, तमाम खून खराबे से जो है सबक लेकर, दरअसल ये पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 8-10 सालों में, जब से मंदी का दौर आया, कि इस विचारधारा का इम्तहान हुआ कि क्या वाकई ये खाए अगाहे लोगों की विचारधारा थी, जिस पर कि सीधे तौर पर आपकी जो है लाइफस्टाइल पर पड़ा था मंदी के दौर में। अब जबकि ग्लोबलाइजेशन या लिबरलिज्म, इन सब का जो है असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है परिवारों पर या उनकी आमदनी पर, तब इस विचारधारा से लोग मुंह मोड़ रहे हैं। आरफा, किसी ने बहुत ठीक कहा है कि पॉपुलिज्म अपील्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्राइसिस, जब एक तरीके से एक क्योस होता है सोसाइटी में। अब जहाँ पे भी आप चाहे कहिए ट्रंप का चुनाव यूएस में हुआ, या किसी भी राइट विंग पार्टी का उदय या उसको एनकरेजमेंट मिला यूरोप में, या ब्रेक्जिट हुआ, जो भी कुछ हुआ, इसके लिए हमें पिछले 15 साल की एक तरीके से सामाजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संरचना को देखना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ है, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उसमें ग्रोथ रेट बहुत कम था, दूसरा इकोनॉमिक रिसेशन हो गया, तीसरा क्या हुआ कि यहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन के साथ इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द नेटिव जो था वो बहुत बढ़ने लग गया।
अब उसके साथ क्या हुआ कि उनकी कहीं पे जो सोशल वेलफेयर और सर्विस सेक्टर था उस पर काफ़ी दबाव आने लगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो नेटिव्स थे, जो अपने लोग थे, उनको लगा कि बाहर वाला आ रहा है और ये हमें हमारी रोजी रोटी छीन रहा है, ये हमारे ऊपर वो जमा रहा है। और उसके साथ 2-3 जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, जैसे 9/11 हो गया। तो अचानक आपने एक कम्युनिटी को ऐसा स्टीरियोटाइप करके देखना शुरू कर दिया कि ये तो वो लोग हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, वैसे भी और वैसे भी। अब उससे क्या होता है कि इट इज़ वेरी इजी टू फैन द सेंटिमेंट ऑफ इमोशनैलिटी अमंग दीज पीपल कि भाई देखिए ये वो हैं जो हमें आगे क्षति पहुंचा सकते हैं। ब्रेग्जिट में ये हुआ, फ्रांस में ये हुआ। अब ये सारे लोग जो हैं, जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, ये एंटी ग्लोबल, चाहे आप इसको एंटी यूरोपियनाइजेशन कह दीजिए या एंटी ग्लोबल कह दीजिए, ये सारे इनवर्ड लुकिंग राष्ट्रवादी नेशनल पॉपुलिज्म पे थ्राइव करते हैं। तो ये लोगों को कहते हैं कि हम बाहर जाना बंद करेंगे। हालांकि मेरा मानना है कि जो लेकिन शीतल शर्मा, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आर्थिक व्यवस्था है पूरी दुनिया की, वो जिस तरह से उसका पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, क्या वाकई ये मुमकिन है, क्या संभव है कि अपने अपने शेल में वापस चले जाएं सब? नहीं आरफा, बिल्कुल नहीं है। इट्स इरिवर्सिबल। जैसा मैं अभी कह रही थी थोड़ी देर पहले कि ब्रेग्जिट फिर भी एक मामूली झटका था। अगर फ्रेग्जिट होगा तो एकदम पाउंड, ये जो यूरो है, एकदम नोज डाइव कर जाएगा। आप किस तरीके से जो यूरो रेल का नेटवर्क है, यूरो रोड्स हैं, करेंसी चल रही है, एक्टिविटीज हो रही हैं, आप उसको किस तरह अलग करेंगे? यानी कि विचारधारा नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था है, इसकी पूरी इकोनॉमी है। इकोनॉमी है, पॉलिटी है, कल्चर है, सोसाइटी है, सब कुछ है। हम इतना ज़्यादा घुल मिल चुके हैं कि वहाँ अलग करना एक किस्म से एक ख्याल सा है। और इस ख्याल को सच में पुलावी बनाना या एक अमली जामा देना जो है राइट विंग करता है। हालांकि तभी तो ब्रेग्जिट में अगले दिन उन्होंने यू टर्न लिया, क्योंकि वो बिल्कुल समझ गए कि ऐसा सच्चाई में मुमकिन नहीं है, रियलिटी में इट कैन नॉट हैपन। तो ये जो राइट विंग है थोड़ी देर अपील करता है। पर यूरोप में क्या सबसे बढ़िया बात है, यूरोप में ये है कि जितनी भी समस्याएं हो रही थी, रिसेशन की थी, इमिग्रेशन की थी, पिछले 1-1.5 साल में वो बैठती जा रही हैं। वो उतनी उग्र नहीं रही हैं जितनी थी। जैसे इमिग्रेशन है, यानी बेहतर समझ रही हैं, बेहतर हालात आ रहे हैं। जैसे इमिग्रेशन था, सीरिया में से आप देखिए 14, 15, 16 कितना ज्यादा इमिग्रेशन हो रहा था, एजाइलम, रिफ्यूजीज कितना ज्यादा था। पर अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ रहा है। तो लोगों के प्रति जो एक किस्म की अनईजीनेस थी वो खत्म होती जा रही है। ये रिसेशन के साथ है। इसमें फिलहाल ये भी महत्वपूर्ण है समझना कि किस तरह से पश्चिम एशिया की जो पूरी राजनीति है और वहाँ जो सुरक्षा के हालात हैं, उनकी जो अस्थिरता है वो सीधे तौर पर यूरोप के जो फिलहाल उनकी जो मानसिकता है, वहाँ जो चुनाव हो रहे हैं उनसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। यानी कि पूरी तरीके से अलग समाज जो हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं सिर्फ इस तरह की एक जो सुरक्षा के हालात हैं उससे। क्या आपको लगता है कि पश्चिम एशिया अगर सुधरेगा, वहाँ के सुरक्षा हालात बेहतर होंगे, तो क्या वाकई यूरोप जो है वो अपने पुराने खोल में वापस लौटेगा? जिस तरह संजय कपूर कह रहे हैं कि यहाँ से जो राइट विंग पॉपुलिज्म है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, या फिर कुछ जानकार ये भी दलील दे रहे हैं कि दरअसल ये तो सिर्फ उनके उभार का वक्त है? हमको दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि सीरिया का जो असर पड़ेगा, सीरियन रिफ्यूजीज़ का, अगर वहाँ पे सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाती है तो ज़रूर मैं मानता हूँ कि थोड़े हालात सुधरेंगे। लेकिन फ्रांस के अंदर अपने ही इतने लोग अल्जीरिया से, टूनीशिया से और देशों से आए हुए हैं जो पूरे तरीके से इंटीग्रेट नहीं हुए हैं फ्रेंच सोसाइटी में, और उनमें से कई लोग जो हैं बाहर जाके ट्रेनिंग वगैरह भी ले चुके हैं, चाहे अलकायदा के साथ में, चाहे दाइश के साथ में। तो इसलिए फ्रांस में वो तो भय बना ही रहेगा। लेकिन मैं दूसरी बात ये मानूंगा कि अमेरिका में जिस प्रकार से फेडरल सिस्टम है, तो यानी कि जो वेल इंटीग्रेटेड सिटीज़ हैं, अगर वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ चाहती हैं तो बहुत बड़ा एरिया अमेरिका का ऐसा है जो कि नहीं चाहता है, और वहाँ पे उसी की वजह से ट्रंप साहब जीत कर आ सके। फ्रांस में, जर्मनी में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। वहाँ पर यह है कि जो भी मेजॉरिटी होगी उन्हीं की बात मानी जाएगी। और मुझे लगता है यह है कि मेजॉरिटी जो है अब नहीं चाहती है कि यूरोप को, जो एक्सपेरिमेंट अब फ्रांस ने और जर्मनी ने मिलकर शुरू किया था, उसको एक तरीके से फेलियर डिक्लेयर कर दिया जाए। संजय कपूर जी, ये बताइए फिलहाल कि आखिर अगर ऐसा होता है कि कुछ इस तरह का चुनाव होता है, ऐसा कोई झटका दुनिया को मिलता है जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव से मिला, तो आखिर यूरोप की क्या स्थिति बनेगी और दुनिया की जो राजनीति है, खासकर दक्षिण एशिया में भारत को भी हम शामिल कर लेते हैं, क्या असर पड़ेगा संक्षिप्त में? अगर ना मारी लपेन जीत जाती हैं तो इसका यूरोप के ऊपर काफ़ी खास असर पड़ेगा, और जितनी भी पॉपुलिस्ट ताकतें हैं जिनको कि हम अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये अपना पीक कर चुकी हैं और इनमें गिरावट आएगी,
उनको फिर बल मिलेगा और जो पूरा ग्लोबलाइजेशन पिछले 20-25 साल का हुआ है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि छूट गए हैं, जिनको ग्लोबलाइजेशन से फायदा नहीं हुआ। वो लोग हैं जो कि घसीटना चाहते हैं दुनिया को वापस उस माहौल में जब है ना दुनिया कुछ और शक्ल की थी। तो अगर आप देखिए हिंदुस्तान में और भी इलाकों में तो दो अलग अलग आप कहें कि दुनिया है, जो एक चाहती है कि लिबरलाइज रहे, सबके साथ ट्रेड हो, और दूसरा बहुत इनवर्ड लुकिंग है। अगर फ्रांस भी बदलता है और मरीन ले पेन जीतती हैं तो दुनिया और भी कुंठित हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर राज्यसभा टीवी पर देश देशांतर में हम लगातार चर्चा बना के रखेंगे, उस पर नज़र रखेंगे कि आखिर जो महत्वपूर्ण देश है यूरोप का फ्रांस, उसके चुनाव में किस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।